कक्षा 11 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को पाठ 8 भारत माता कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, भारत माता जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी हुई है, तो पहले इनके बारे में देख लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है। ये जन्म जो है सन 1882, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं मेरी कहानी, आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदी में अनुवाद है ये, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेखों और भाषणों का संग्रह। मृत्यु सन 1964 में हुई। चलिए जीवन परिचय का एक अंश देखते हैं जो लिखना होता है आपको। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता इलाहाबाद के एक बड़े वकील थे। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड के हैरो व कैम्ब्रिज में हुई। इंग्लैंड से वकालत करने के पश्चात वे गांधी जी से अत्यंत प्रभावित हुए, जिसके कारण वे पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए। सन 1929 में नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। सन 1947 में नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा अंत तक भारत के निर्माण में जुटे रहे। जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख रचनाएं मेरी कहानी, आत्मकथा है, भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदी में अनुवाद है ये, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेखों और भाषणों का संग्रह है। जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिसमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक और अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। सन 1964 में नेहरू जी पंचतत्व में विलीन हो गए। चलिए पाठ का सारांश जरा देख लेते हैं, क्या है इस पाठ का सारांश। तो जवाहरलाल नेहरू जब भी एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते थे तो वे श्रोताओं से भारत माता की चर्चा किया करते थे। विशेष रूप से वे किसानों से अपने देश और आजादी की चर्चा अवश्य किया करते थे। वे उन्हें बताते थे कि कैसे उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक पूरा देश एक है और उनकी समस्या भी एक सी है। वे उन्हें खैबर दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक का हाल बताते थे और कहते थे कि देश के सभी किसान उनसे एक से सवाल करते हैं। गरीब, कर्ज, पूंजीपति का शोषण, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के अत्याचार और विदेशी शासन, यही उनकी समस्याएं थीं। नेहरू जी ने कोशिश की कि भारतवासी पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचे तथा विदेशी शासन से छुटकारा पाने के लिए सोचते थे। जवाहरलाल नेहरू अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले संघर्षों का भी वर्णन किया करते थे। वे उन्हें रूस में हो रहे परिवर्तनों तथा अमेरिका की उन्नति के बारे में बताते थे। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान नहीं था, परंतु यह काम कठिन भी नहीं लगा। कारण यह था कि किसानों ने पुराने महाकाव्यों तथा पुराणों की कथा कहानियां पढ़ रखे थे। कुछ लोगों ने तीर्थ यात्राएं की हुई थी। इस बहाने वे देश के चारों धाम की यात्रा कर चुके थे। कुछ सिपाहियों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था। कुछ लोग सन 1930 में आई आर्थिक मंदी के कारण दूसरे देश को जानते थे। कभी कभी नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय के नारे से होता था। तब वे किसान से भारत माता के बारे में पूछते थे। प्रायः इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती थी। एक हट्टे कट्टे जाट किसान ने उन्हें बताया कि भारत माता का अर्थ है भारत की धरती। तब नेहरू उनसे पूछते थे कि कौन सी धरती,
उनके गांव की धरती, जिले, सूबे या पूरे देश की धरती? इस प्रश्न पर किसान फिर हैरान रह जाते थे। नेहरू जी उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान वह सब तो है ही जो वो सोचते हैं, वह उससे भी कहीं अधिक है। यहाँ के नदी, पहाड़, जंगल, खेत और करोड़ों भारतीय मिलकर भारत माता कहलाते हैं। भारत माता की जय का मतलब है इन सब की जय। जब वे स्वयं को भी भारत माता का अंग समझते थे तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। कुछ शब्द और देख लेते हैं बच्चों। सयाने, सयाने में समझदार, गीजा, गीजा में खुराक या भोजन, खाद्य, नजरिया, दृष्टिकोण, महदूद, सीमित, मसला, मुद्दा, यक्षा, एक समान, तब्दीलियों मीन्स परिवर्तन, ढांढे मतलब बोझ, जूझ मीन्स खंड या भाग, कसमकस मीन्स ओहापोह या पसोपेश, हवाले मीन्स संदर्भ, कुतूहल मीन्स उत्सुकता, जिज्ञासा मीन्स ताज्जुब, आश्चर्य यानी, हट्टे कट्टे मीन्स हृष्ट पुष्ट या स्वस्थ या मजबूत कदकाठी वाला, अजीज मीन्स प्रिय, दरअसल मीन्स वास्तव में, धावा मीन्स आक्रमण, जलसा मीन्स जनसभा समारोह, परंपरागत मीन्स परंपरा से चले आए, संस्थापक मीन्स स्थापना करने वाला, किस्म मीन्स प्रकार, जिक्र मीन्स है चर्चा, स्वराज्य मीन्स अपना राज्य, धुर मीन्स अत्यधिक दूरी यानी मीन्स अर्थात, शिकंजा मीन्स कसने वाला यंत्र, महाजन मीन्स होता है ब्याज पर देने वाला पैसा यानी ब्याज पर पैसा देने वाला होता है, लगान कर जमीन पर बुआई करने का कर, सूद मीन्स ब्याज होता है, जुल्म मीन्स अत्याचार, हासिल मीन्स हासिल करना मीन्स प्राप्त करना, सोवियत यूनियन मीन्स रूस, अचरज भरी, हैरानी से भरी, वजह मीन्स कारण, जंग मीन्स युद्ध, आर्थिक मंदी मीन्स व्यापार में कमी या सुस्ती आना, जय मीन्स विजय, खुशी, किसानी मीन्स खेती, सूबा मीन्स प्रदेश क्षेत्र, आंखों में चमक आना, खुशी मिलाना, मुल्क मीन्स देश, जवाब न पाना, उत्तर न दे पाना, पश्चिम मीन्स पश्चिम होता है, दक्षिण मीन्स दक्षिण होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये इसका एक पैराग्राफ है और उसके प्रश्न उत्तर चलेंगे। तो पहला ये, अक्सर जब मैं एक जलसे में दूसरे से जात होता था, अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इस जलसे में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि यहाँ के सुनने वाले कुछ ज्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की गीजा का जरूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नजरिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आजादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताया था कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मामलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थे और स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। चलिए इसके प्रश्न पे देखते हैं जरा क्या है। तो प्रश्न है इसका, निबंध तथा लेखक का नाम लिखिए। नंबर 2 है भारत का नाम कैसे पड़ा, इसकी क्या व्याख्या कीजिए। नंबर 3, नेहरू जी शहरों की अपेक्षा गांव वासियों से भारत माता की चर्चा क्यों करते थे। नंबर 4, नेहरू जी गांव वासियों से किन बातों की चर्चा किया करते थे। तो उत्तर पहले का है निबंध है भारत माता और लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। नंबर 2 है भारत का नाम भारत के ही प्रसिद्ध वीर भरत के नाम से पड़ा। भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था, वह परमवीर और पराक्रमी था। भरत मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। नंबर 3 प्रश्न का उत्तर है नेहरू जी शहर में रहने वाले लोगों से भारत माता की चर्चा नहीं करते थे। कारण यह कि नगरवासी समझदार थे, वे इन बातों को जानते थे। गांववासी किसानों का सोचने का ढंग थोड़ा सीमित था, वे केवल अपने गांव, जिले या प्रांत तक ही सीमित रहते थे, अतः उन्हें पूरे भारतवर्ष से जोड़ना अधिक आवश्यक था।
नंबर 4, नेहरू 4 का उत्तर है, नेहरू जी गांववासियों से अपने देश और आजादी की चर्चा किया करते थे। वे उन्हें बताते थे कि पूरा देश अनेक हिस्सों में बटा होने पर भी एक है। वे उनसे उन मामलों की चर्चा करते थे जो सारे देश के किसानों के साझे थे। वे उनसे राजस्व स्वराज्य की बातें भी करते थे तथा उन्हें बताते थे कि इससे पूरे देश को लाभ होगा। दूसरा पैराग्राफ है, मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते थे क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस गड्ढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिसके हम एक जुज हैं। मैं अपनी बातचीत से चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कसमकसों का जिक्र भी ले आता। प्रश्न है इसमें, लेखक ने कहां कहां की यात्रा की, क्यों? और नंबर 2 है, लेखक किससे छुटकारा पाने की बात कर रहा है। और नंबर 3 है, लेखक किसानों के दृष्टिकोण में किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहता है। तो उत्तर है पहले का, लेखक ने उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। वह सारे देश के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहा था। नंबर 2, लेखक विदेशी शासन से छुटकारा पाने की बात करता है जिसके कारण सभी का शोषण हो रहा, मतलब दूसरे प्रश्न का उत्तर है ये। और नंबर 3 का उत्तर है, लेखक किसानों के दृष्टिकोण से व्यापकता लाना चाहता है। वह कोशिश करता है कि लोग अपने देश के बारे में सोचें। वह उन्हें पूरे विश्व से भी जोड़ना चाहता है, अर्थात क्षेत्रीयता की भावना त्याग कर पूरे राष्ट्र के बारे में अपनी सोच विकसित करें। अगला पैराग्राफ है, मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने जिन्हें वे खूब जानते थे उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और ढाबों में, सिलसिले में, विदेशी में नौकरी की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। चलिए प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक को कौन सा काम मुश्किल लगता था और वह आसानी से कैसे हो गया। दूसरा प्रश्न है, भारतवासी पूरे देश की बातें कैसे समझ पाते थे। नंबर 3 है, किसानों को पूरे विश्व की बातें समझाने में किन किन अनुभवों ने सहयोग दिया। तो उत्तर है बच्चों, लेखक जवाहरलाल नेहरू को अनपढ़ किसानों को पूरे देश एवं विश्व के बारे में समझाना मुश्किल कार्य लगता था। यह कार्य सरलता के लिए हो गया क्योंकि ग्रामीणों ने महाकाव्यों एवं पुराणों में विभिन्न प्रकार की कथा कहानियां सुनी थी जिनसे पूरे देश का वर्णन आता था, यानी जिनमें पूरे देश का वर्णन आता था। कुछ ग्रामीण तो विभिन्न स्थलों की तीर्थ यात्रा भी कर चुके थे जो देश के विभिन्न कोनों में फैले हुए थे। नंबर 2 प्रश्न का उत्तर है, भारतवासी अपने देश के महाकाव्यों, रामायण, महाभारत आदि से अच्छी तरह परिचित थे। वे पुराणों की कथाओं से भी परिचित थे जिनमें देश के विभिन्न स्थानों के नाम हैं।
इन्हीं के माध्यम से वे पूरे देश की एक समझ रखते थे। कुछ देशवासी विभिन्न तीर्थों की यात्रा भी कर चुके थे। उनके इसी ज्ञान एवं परिचय के कारण उन्हें देश के बारे में समझाना अधिक कठिन नहीं होता था। नंबर 3 प्रश्न का उत्तर है, किसान को पूरे विश्व की बातें समझाने में दो बातों ने नेहरू जी को सहयोग दिया। नंबर 1, कुछ सिपाही बने किसानों ने विश्व युद्ध में विभिन्न देशों की यात्राएं की थी या युद्ध के दौरान विदेशियों में नौकरी की थी। नंबर 2, किसान वर्ष 1930 के बाद आई विश्व व्यापी आर्थिक मंदी से अच्छी तरह परिचित थे और इस बीच उन्होंने विभिन्न देशों के बारे में जाना था। अगला पैराग्राफ नंबर 4 है, कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय नारे से जोर से किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। यह भारत माता कौन है जिनकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसी किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका जवाब या मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। चलिए प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। तो नंबर 1, लेखक जवाहरलाल नेहरू ग्रामीणों से क्या प्रश्न पूछते थे, उनका क्या प्रभाव होता था। नंबर 2, नेहरू जी का स्वागत कैसे और क्यों होता था। और नंबर 3, सामान्यतः किसान नेहरू जी के प्रश्नों को से क्यों ऊब जाते थे। तो पहले का उत्तर है बच्चों, यहाँ लेखक जवाहरलाल नेहरू ग्रामीणों से पूछते थे कि भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है। भारत माता कौन है, वे किसकी जय चाहते हैं। लेखक के प्रश्न से ग्रामीण को हैरानी होती और वे एक दूसरे की तरफ या लेखक की ओर देखने लग जाते। उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता था। नंबर 2, जब नेहरू जी किसी सभा में पहुंचते तो उनका स्वागत भारत माता की जय के नारे के साथ किया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि लोग नेहरू जी को महान एवं लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी मानते थे। नंबर 3, सामान्यतः भारत माता की जय नारे के साथ लोगों द्वारा नेहरू जी का स्वागत करने पर नेहरू जी उनसे इस नारे व भारत माता का अर्थ इत्यादि अन्य प्रश्न पूछा करते थे। उनके ऐसे गंभीर सवालों का लोगों के पास उपयुक्त जवाब न होने के कारण वे ऊब जाते थे। पैराग्राफ 5 है, इसमें मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से मतलब हुआ कि इन लोगों की जय का। मैं उनसे कहता हुआ, तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम भी भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने बड़ी खोज कर ली हो। चलिए प्रश्नों की तरफ देखते हैं, इसमें क्या प्रश्न दिए हुए। पहला प्रश्न है, लेखक ने हिंदुस्तान का विस्तृत रूप लोगों को किस तरह समझाया। नंबर 2 प्रश्न है, किसानों की आंखों में चमक आने का क्या कारण है। नंबर 3, ये सभी हमें अजीज हैं। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया कि क्या आपको भी ये अजीज लगते हैं। तो उत्तर पहले का है बच्चों, देखो, लेखक जवाहरलाल नेहरू ने लोगों को बताया कि जितना वे जानते हैं वह सब हिंदुस्तान के अंग ही है, हिंदुस्तान के ही अंग है, लेकिन हिंदुस्तान इनसे भी अधिक व्यापक है। हिंदुस्तान की नदियां, पहाड़, झरने, जंगल, खेत आदि सभी भारत के अंदर समाहित हैं। देश की नदी, पहाड़, खेत तथा हिंदुस्तान
के लोग ही भारत माता हैं, ये सारे देश में फैले हुए हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, नेहरू जी किसानों को समझाते थे कि जब हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं तो भारत की नदियों, पहाड़ों, जंगलों, खेतों आदि के साथ साथ यहाँ के करोड़ों लोगों की भी जय कहते हैं। किसान स्वयं को भारत माता का अंग जानकर अत्यधिक खुशी का अनुभव करते थे। इसी खुशी के कारण उनकी आंखों में एक चमक आ गई थी। तीसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों, जिस प्रकार लेखक जवाहरलाल नेहरू को हिंदुस्तान से असीम लगाव था, उसी प्रकार अन्य भारतवासियों को भी हिंदुस्तान की चीजों से लगाव है। मुझे भी अपने देश से असीम लगाव एवं प्यार है। मैं भी हिंदुस्तान की नदियों, पेड़ों, जंगलों, पहाड़ों, झरनों, खेतों आदि को प्यार करता हूँ और इन सब से बढ़कर मैं अपने देश के करोड़ों लोगों से अत्यधिक प्यार करता हूँ। प्रश्न उत्तर देखते हैं जरा इस लेसन के कौन कौन से प्रश्न उत्तर हैं। शुरू करते हैं। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे मानते थे? तो उत्तर है ये, जब नेहरू देश का दौरा करते थे और जन समाओं में भाषण देते थे तो वे किसानों की सभा में भारत की चर्चा अवश्य किया करते थे। उनका विचार था कि किसानों का दृष्टिकोण सीमित है, वे अपने गांव तक ही सीमित हैं, इसलिए उन्हें भारत के व्यापक अर्थ का ज्ञान कराना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, नेहरू जी भारत की सभी किसानों में कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? तो उत्तर है, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से निम्नलिखित प्रश्न बार बार करते थे। नंबर 1, भारत माता की जय नारे का क्या अर्थ है? नंबर 2 है ये, यह भारत माता कौन है? और नंबर 3 है, यह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं? गांव की, जिले की, सूबे की या पूरे हिंदुस्तान की? प्रश्न अगला है, दुनिया के बारे में किसान को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? तो उत्तर है बच्चों इसका, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान इसलिए था क्योंकि वे देश विदेश के बारे में विभिन्न बातें पहले से ही जानते थे। वे भारत के पुराणों और महाकाव्यों को पढ़कर भारत के नगरों से परिचित हो चुके थे। तीर्थ यात्राएं करके देश के चारों कोनों से परिचित हो चुके थे। अनेक सैनिकों ने विश्व युद्ध के दौरान विदेशों में जाकर युद्ध किया था और विदेशी नौकरियां की थी। किसान तीसरे दशक में छाई विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से भी परिचित थे। अगला प्रश्न है, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? तो उत्तर है बच्चों, किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ समझते थे भारत की धरती। प्रश्न अगला है, आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? तो उत्तर है, आजादी से पूर्व किसानों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे गरीबी, कर्जदारी, पूरी पंजियों के शिकंजे में फंसे रहना, जमींदारों और महाजनों के जाल में फंसकर तड़पना, लगान की कठोरता से वसूली, अधिक ब्याज देना, पुलिस के अत्याचार सहना और विदेशी शासन की क्रूरता आदि समस्याएं इनमें शामिल थी। प्रश्न है, आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के सामने क्या सपने थे? क्या आजादी के बाद वे साकार हुए? चर्चा कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के सपने निम्नलिखित थे। नंबर 1, किसानों को जमींदारों, महाजनों आदि के चंगुल से मुक्त कराएं। नंबर 2, देश में औद्योगिक क्रांति लाएं। नंबर 3 है, विज्ञान व तकनीकी की शिक्षा प्रदान करें। और नंबर 4 पे आता है, देश की गरीबी दूर करेंगे। उनके ये अपने आजादी के बाद पूर्णतः सरकार नहीं हुए। सरकारी अनिच्छा, वोट की राजनीति आदि के कारण किसानों की समस्याएं पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। भ्रष्टाचार के कारण अव्यवस्थित विकास हुआ, उद्योग स्थापित हुए हैं परंतु सीमित क्षेत्रों में। गरीबी का भयावह रूप खत्म हो गया है परंतु आम जन सुविधाओं सभी को नहीं मिली है। प्रश्न है अगला, भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? तो उत्तर है ये, भारत के विकास को लेकर मेरा सपना निम्नलिखित है। नंबर 1, सभी भारतीयों को रोटी, कपड़ा व मकान सहजता से मिले। नंबर 2, शिक्षा का अधिकार सबको मिले। नंबर 3 है ये, देश के कृषि व औद्योगिक क्षेत्र में विकास हो ताकि लोगों को रोजगार मिले। नंबर 4 है, देश में तकनीकी क्रांति आए। और नंबर 5 है, देश में शांति का माहौल कायम रहे।
अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है, बताइए। तो उत्तर है ये, मेरी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की संकल्पना में शामिल है यहाँ के लोग, पर्वत, नदी, पठार, समुद्र, वन, पशु पक्षी, खेत, यहाँ की संस्कृति व सभ्यता, यहाँ के रहने वाले करोड़ों भारतवासी जो दूर दूर तक फैले हैं, यही सच्चा भारत है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है, चर्चा कर लिखिए। तो उत्तर है, आज किसानों की दशा में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। अब वे अपने खेतों के मालिक हैं, उन्हें लगान नहीं देना पड़ता, सूखा पड़ने या बाढ़ आने पर उनसे मुआवजा मिलता है, उनकी फसलों की खरीदी हेतु सरकार न्यूनतम मूल्य घोषित करती है, अच्छे बीज, खाद, कीटनाशक, बिजली, पानी आदि सब पर सरकार भारी सब्सिडी देती है। अब उसे भूखा नहीं मरना पड़ता, खेती के साथ वह छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी लगा सकता है। अब उसे महाजनों, जमींदारों, पुलिस के अत्याचार सहने नहीं पड़ते। अगला प्रश्न है, आजादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और संदर्भ भी लिखें। तो उत्तर है ये, नंबर 1 वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, आजादी के समय क्रांतिकारी का मंत्र था। नंबर 2 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, सशक्त क्रांति का आह्वान था। नंबर 3 इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति को बढ़ावा देने हेतु था। और नंबर 4 था अंग्रेजों भारत छोड़ो, देश की आजादी के लिए था। नंबर 5 करो या मरो महात्मा गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन। नंबर 6 में स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तिलक, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल। नंबर 7 दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, अंग्रेजों को सत्ता से बाहर करना। नंबर 8 साइमन वापस जाओ, लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन का बहिष्कार। नंबर 9 है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र, राष्ट्रीय एकता हेतु। नंबर 10 स्वदेशी अपनाओ, एनी बेसेंट, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों का पाठ के संदर्भ में अर्थ लिखिए। तो पहले दक्षिण, पश्चिम, यक्सा, एक जूझ और ढांढे। उत्तर है दक्षिण, देखते हैं इसका, दक्षिण प्रांत केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। पश्चिम, पश्चिम प्रांत गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। यक्सा एक जैसा, एक जूझ एक अंश, ढंढे बोझ। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप लिखिए। तो आजादी है, चमक है, हिंदुस्तान है, विदेश है, सरकार है, यात्रा है, पुराण है, भारत है। चलिए देखिए, यहाँ उत्तर में संज्ञा है और यहाँ विशेषण दिया जा रहा है। आजादी संज्ञा है तो इसका आजाद हो जाएगा विशेषण, चमक का चमकीला हो जाएगा, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी हो जाएगा, विदेश का विदेशी हो जाएगा, सरकार का सरकारी हो जाएगा, यात्रा का यात्री हो जाएगा, पुराण का पौराणिक हो जाएगा, भारत का भारतीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू जी की विश्व दृष्टि पर टिप्पणी कीजिए। तो ये टिप्पणी है बच्चों, देखो क्या इसमें दिया हुआ है। नेहरू जी की विश्व दृष्टि थी, वे केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे, उनके सरोकार पूरे विश्व से थे। इसलिए उन्होंने किसानों को चीन, स्पेन, अबिसीनिया, यूरोप, मिस्र और पश्चिम देशों में चल रहे संघर्षों का हवाला दिया। उन्होंने रूस में होने वाले परिवर्तनों से भी किसानों को परिचित कराया तथा अमेरिका की उन्नति के बारे में बताया। इस प्रकार वे देशवासियों को पूरी दुनिया से जोड़ना चाहते थे। अगला प्रश्न है, भारत की जय के बारे में पूछने पर लोग कौतूहल से क्यों भर जाते थे। तो उत्तर है बच्चों, भारत माता की जय का नारा लगाना एक परंपरा सा बन गया था, लेकिन अधिकांश लोग इसका मर्म ठीक से नहीं समझते थे। उन्हें बस यही लगता था कि देश का जयगान कर रहे हैं तथा अपने देश की उन्नति एवं प्रगति के बारे में अपनी कामना प्रकट कर रहे हैं। नेहरू जी द्वारा लोगों से अचानक इस नारे का अर्थ पूछे जाने पर लोग विस्मय के साथ उन्हें देखने लगते थे। उनके द्वारा इस प्रश्न का उत्तर देते नहीं बनता था, जबकि नेहरू जी लोगों को यह बताते थे कि भारत के लोग ही भारत माता के अंश हैं, वही भारत माता हैं। तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे और स्वयं को भारत माता का अंग जानकर उनकी आंखों में एक चमक
आ जाती थी, मानो उन्होंने बहुत बड़ी कोई चीज खोज कर ली हो। अगला प्रश्न है, भारत माता पाठ का मूल भाव क्या है? तो उत्तर है ये, भारत माता का पाठ का मूल भाव, भारत एक है, भारत के निवासियों की समस्याएं एक है, वह पराधीन वह है पराधीन, अतः स्वतंत्रता हेतु संगठित होकर के एकजुट होना अति आवश्यक है। प्रश्न 4, हमारे महाकाव्यों और पुराणों ने भारतीयों को पूरे देश से जोड़ा हुआ है, सिद्ध कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, भारत की जनता को पूरे देश से जोड़ने में हमारे महाकाव्यों और पुराणों का पूरा पूरा योगदान है। हमारे किसान इन्हें पढ़कर भारत के विभिन्न प्रांतों, अयोध्या, इंद्रप्रस्थ, अंग, विदिशा, मथुरा, कपिलवस्तु, कुरुक्षेत्र आदि से परिचित होते रहे हैं। इस प्रकार उनके बहाने उन्हें ये प्रदेश और वहां के निवासी अपने प्रियजन प्रतीत होते रहे हैं। भला राम की नगरी अयोध्या किसे प्यारी नहीं लगती होगी। प्रश्न अगला है, भारत के किसानों की कौन कौन सी समस्याएं पूरे देश में एक समान है? तो उत्तर है बच्चों, भारत के किसानों की निम्नलिखित समस्याएं लगभग पूरे देश में एक समान है। नंबर 1 है निर्धनता या गरीबी, नंबर 2 अशिक्षा, नंबर 3 है कर्ज का बोझ, नंबर 4 है महाजनों एवं जमींदारों के शिकंजे में फंसा होना, नंबर 5 है लगान का अत्यधिक भार, नंबर 6 है सूद ब्याज के बोझ से त्रस्त, नंबर 7 है पुलिस या प्रशासन का अत्याचार। अगला प्रश्न है, लोगों की आंखों में कब चमक आ जाती थी? तो उत्तर है, नेहरू जी लोगों को बताते थे कि तुम ही भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। यह बात उनकी समझ में आ जाती थी तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी, उन्हें लगता था मानो उन्होंने कोई खोज कर ली हो। अगला प्रश्न है, आजादी से पूर्व किसानों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है, हमारे देश भारतवर्ष में आजादी पूर्व किसानों की दयनीय स्थिति थी। किसानों को लगान ऊंचे दर पर पटाना पड़ता था, न पटा सकने की स्थिति में उन पर कोड़े बरसाए जाते थे। पूंजीपतियों तथा जमींदारों के वे गुलाम बनकर रहते थे, उनके ऋण के बोझ से दबे रहते थे तथा ब्याज भी उनसे अधिक लिया जाता था। रोटी, कपड़ा तथा मकान जैसे मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित थे। सिपाहियों तथा अंग्रेज सैनिकों के अत्याचारों का भी सामना करना पड़ता था। सिंचाई के साधनों का अभाव था, कृषि वर्षा पर ही निर्भर थी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। गरीबी तथा भुखमरी का आलम सर्वत्र व्याप्त था। प्रश्न अगला है, लेखक गांव व शहरों में अपने भाषणों में क्या अंतर रखते थे? तो उत्तर है ये, लेखक देश भर में भ्रमण कर जगह जगह भाषण देते थे। शहरों में उनके भाषणों का विषय अलग होता था। शहरी लोग शिक्षित व समझदार होते थे, उनकी समस्याएं भी भिन्न प्रकार की होती थी। वहां नेहरू जी विकास या स्वतंत्रता संबंधी बातें करते थे। गांव के लोग अनपढ़ या कम पढ़े लिखे होते थे, उनका दायरा भी सीमित होता था तथा वे संकीर्ण मानसिकता के थे। देहातों में नेहरू विदेशों की चर्चा करते थे। उन्हें यह समझाते थे कि वे देश का ही एक हिस्सा है। वे देश की एकता पर बल देते थे। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। चलिए बच्चों, अच्छी बात है, ये आपका लेसन समाप्त हो रहा है। बच्चों, नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करें आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और आप लोगों को इतना प्यार, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स इतना प्यार मेरे चैनल को देने के लिए। मैं बहुत ही आभारी हूँ आप लोगों का। और इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।